हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑन निर्मल ऐप। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। क्लास 11th ए और 11th एफ, 11th ए हिंदी मीडियम, 11th एफ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जिनकी क्लासेस में लेता रहा हूँ बायोलॉजी की, आप लोगों का अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, ये आप लोगों का चैप्टर अधूरा रह गया था। कल मैंने क्लास 11th ए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए पीडीएफ भेजी थी। ध्यान से सुनना आप सभी बच्चे। कल मैंने 11th ए वाले स्टूडेंट्स के लिए पीडीएफ भेजी थी हिंदी मीडियम के लिए, एक्सक्रीशन की और डाइजेस्टिव की। तो एक्सक्रीशन में जो रिमेनिंग रह गया, जो शेष रह गया है, वो आप नोट कर लेना पहले, और उसके बाद में आप पाचन को नोट कर लेना। चैप्टर नंबर 16 को पहले ये वाला नोट कर लेना, भेज चुका हूँ। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज आपकी पीडीएफ डेफिनेटली पहुंच जाएगी। तो आपको पीडीएफ पहुंच जाएगी, एक्सक्रीशन की पहुंच जाएगी, रिमेनिंग पार्ट की वो नोट कर लेना पहले, और फिर डाइजेस्टिव की नोट कर लेना। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए खास बात यह है कि जो डाइजेस्टिव की पीडीएफ है, हिंदी मीडियम के तो कंप्लीट है, डाइजेस्टिव की जो पीडीएफ है, एक्सक्रीशन की तो मैं रिमेनिंग भेज रहा हूँ, और डाइजेस्टिव की मैंने थोड़ी सी रह गई है, उसको मैं आपको कल भेज दूंगा। तो इस प्रकार से आपका एक्सक्रीशन भी पूरा हो जाएगा और डाइजेशन भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप पहले कर लीजिए सिस्टमेटिक तरीके से। मैं अगले 2 लेक्चर के अंदर, आज और कल में, आपका ये एक्सक्रीशन कंप्लीट करवाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों ने एक्सक्रीशन में ब्रक नलिका पढ़ी थी, यानी नेफ्रॉन पढ़ा था। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देख लीजिए आप लोग। और उस नेफ्रॉन के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे, ये भी पता चुके थे कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि कैसे होती है, हाउ टू कंप्लीट द मैकेनिज्म एंड प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। लेकिन उस यूरिन फॉर्मेशन में जब हम बता रहे थे, तो हमने आपको ये भी बताया था कि लगभग लगभग जो फिल्ट्रेट होता है, जो यहां से जो फिल्ट्रेट आता है, इधर जो फिल्ट्रेट आता है, वो तकरीबन तकरीबन प्लाज्मा को में प्रोटीन को छोड़कर सब कुछ आ जाता है। अब सोचिए आप कि अगर सब कुछ यहाँ आ गया और यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया तो बचेगा क्या बॉडी में? इसलिए उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, पुनः अवशोषण होता है। और 99% मटेरियल का वापस से यानी पुनः अवशोषण हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जब ये रीअब्जॉर्प्शन होता है तो वो किस प्रकार से होता है, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी ब्रक नलिका के विभिन्न भागों के कार्य हम स्टडी करने जा रहे हैं। द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, ब्रक नलिका के विभिन्न कार्यों को हम स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, ब्रक नलिका के 4 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसका क्या नाम है? प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब। ट्यूब हिंदी में क्या बोलते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका। हेनले के लूप को हेनले का लूप ही बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हिंदी इंग्लिश जैसा भी लेंगे आप लोग, ठीक है ना। और डीसीटी को बोलते हैं डिस्टिल्ड डिस्टिल्ड कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब। कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब यानी कि दूरस्थ दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है ना, समझ में आगे बात नहीं आई? इसको क्या नाम दिया गया था? समीपस्थ कुंडलित नलिका। कोई मुश्किल काम नहीं, सब जानते हो आप लोग। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? समीपस्थ कुंडलित नलिका है। ये वाला यू शेप्ड पार्ट क्या है? हेनले का लूप है। और ये वाला क्या है? डीसीटी है, यानी कि डिस्टिल्ड यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका है। और ये संग्रह नलिका है। तो ये तो हो गई संग्रह नलिका। क्या हो गई भैया जी? संग्रह नलिका, ठीक है ना। और ये कौन सी हो गई? दूरस्थ हो गई भैया जी, दूरस्थ, ठीक है ना। और ये कौन सी हो गई? समीपस्थ हो गई भैया जी, समीपस्थ। और ये कौन सी हो गई? हेनले का लूप हो गया, लूप। कोई दिक्कत समझ में आ गई? तो ये इसकी असेंडिंग आर्म है, यानी कि अवरोही भुजा है, असेंडिंग आर्म। ये इसकी डिसेंडिंग आर्म यानी आरोही भुजा है। वापस से रिकैप्चुलेशन करा रहा हूं आपको सिंपल सा। ये अवरोही भुजा है, असेंडिंग एम। ये डिसेंडिंग यानी कि अवरोही भुजा है, सॉरी,
ये अवरोही है, आरोही। अवरोही माने गिरने वाली, आरोही माने चढ़ने वाली, ठीक है ना, अपर ऊपर जा रही है। अब सिंपल सी बात है, सब कुछ फिल्टर होकर यहाँ आ गया है, तो इसमें से काम काम की चीजों को लिया जाएगा। देखो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ना है, तो समझना है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप वीडियो में बहुत इजी से समझ, सिंपल बात यह है कि भैया सबसे पहला काम यही शुरू हो जाता है समीपस्थ में। और जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं जिसमें वाटर भी इंक्लूड है, इलेक्ट्रोलाइटिक्स भी हैं, सोडियम हुआ, क्लोराइड हुआ, बाइकार्बोनेट हुआ, एमोनिया हुआ, और जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन सबको रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, ठीक है ना। कुछ को दे दिया जाएगा, जैसे H+ को, अमोनिया को NaCl H2O इनको ले लिया जाएगा। समझ में आगे बात नहीं आई? तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक्स विद द वाटर आर एब्सॉर्ब फास्टली इन बाई द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। जो पीसीटी होती है उसके द्वारा इन सब चीजों को एब्सॉर्ब किया जाएगा, मोस्ट ऑफ सबको ले लिया जाएगा। लेकिन अब इसकी भी एक क्षमता है। एक्चुअल में ये जो पार्ट होता है, आप लोग जानते हो कि ये अंदर से ये क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड यानी स्तरित उपकला एपिथेलियम का बना होता है, स्तरित उपकला कोशिकाओं का ये बना होता है। तो स्तरित उपकला कोशिकाओं का जब ये बना होता है तो यहाँ पर शल की उपकलाएं पाई जाती हैं, जो स्तरों के अंदर पाई जाती हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, शल की उपकला होती है, और अंदर से ब्रश बॉर्डर्स पाए जाते हैं। छोटी छोटी धागेनुमा रचना होती है, वो क्या होती है, ब्रश बॉर्डर्स पाई जाती हैं। तो यहां पर उन ब्रश बॉर्डर्स की सहायता से, छोटी छोटी धागेनुमा रचनाओं की सहायता से, ये शल की उपकला कोशिकाओं की सहायता से इस पार्ट से 70 से 80% रीएब्जॉर्बेशन यानी पुनः अवशोषण आसानी से हो जाता है। 70 से 80% रीएब्जॉर्बेशन कर लिया जाता है इस भाग के द्वारा, समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा। किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक्स का। किसका? वाटर का, इनका। समझ में? शल की उपकला कोशिका होती है। अब जब ये नीचे की तरफ गिरता है वो मटेरियल, वो जो फिल्ट्रेट है, वो जो निश्चंद पदार्थ है, वो नीचे गिरता है, अवरोही भुजा में गिरता है, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। जब ये ऊपर की ओर चढ़ता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, यानी सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आदि आयनों को। तो दो चीजें होती हैं, एक वाटर होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिस होते हैं। तो वाटर को एब्जॉर्ब करती है अवरोही भुजा, असेंडिंग आर्म, और इलेक्ट्रोलाइट्स को कौन करती है? डिसेंडिंग आर्म करती है। जैसे कि सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ, आयंस आयंस वगैरह को यहां से एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो इसका काम ये होता है। डायग्राम तो समझ सकते हैं, मैंने आपको नोट्स में भेज रखा है। अब इनसे भी बच गया तो 70-80% यहाँ हो गया, 2-5% यहाँ पर हो गया। अब इनसे भी बच गया, सब और भी करना है, सब बच गया, रह गया काम की चीज, रह गई पोटेशियम, रह गया सोडियम, रह गया इलेक्ट्रोलाइटिक्स, रह गया कोई वाटर, रह गया। तो मैक्सिममली यहाँ पर फिर दोबारा से पुनः H2O का, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, इनका सबका एक बार फिर से अवशोषण होता है, अगर बच जाता है तो, अगर बचता है तो। और यहां से भी बच गया तो फिर एक बार से पुनः यहां से संग्रह नलिका से एब्जॉर्प्शन होता है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कि कुल मिलाकर के विभिन्न भागों से एब्जॉर्बेशन का प्रोसेस होता है। 70 to 80% एब्जॉर्बेशन आर फाइंड इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, समीपस्थ में होता है। और घूम फिर करके वही वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि खनिज पदार्थ, इन्हीं का बार बार घूमते घामते अवशोषण होता है, जो इस डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे समझ में? तो ये आपका एक टॉपिक पूरा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है निस्यंद को सांद्रित करने की क्रियाविधि, यानी कि जो फिल्ट्रेट है उसको किस प्रकार कंसंट्रेट किया जाएगा, तो मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। तो अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट वो हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार सांद्र किया जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, यानी जो जो ब्रक नलिका होती है उसके अंदर जो फिल्ट्रेट आता है वो किस प्रकार कंसंट्रेट होता है, गाढ़ा होता चला जाता है, वो हम देखेंगे। तो देखिए किस प्रकार वो निश्चंद जो होता है, फिल्ट्रेट जो होता है, जो छन करके आ चुका है, वो कैसे सांद्रित होगा, कैसे गाढ़ा होगा, उसी का मैकेनिज्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए इस कार्य को समझने के लिए आपको सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी, और वो सिंपल सी बात ये आपको समझनी पड़ेगी कि जो प्रोसेसिंग होती है उसमें फिर से एक बार वो डायग्राम बनेगा हमारे सामने,
क्योंकि सारा कार्यक्रम किसमें हो रहा है, वृक्क नलिका में हो रहा है। सारा कार्यक्रम वृक्क नलिका में होता है, वही अवरोही भुजा, वही यू शेप्ड, वही आरोही भुजा, उसके बाद दूरस्थ कुंडलित नलिका, फिर समीपस्थ, फिर संग्रह नलिका, सारा कुछ इसमें होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो वृक्क की जब हमने संरचना पढ़ी तो उसमें वृक्क नलिकाएं होती हैं 10 लाख के आसपास, और उन वृक्क नलिकाओं में से जो ये जो पार्ट है बोमन संपुट वाला पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स में होता है, जैसा कि आप जानते हो, ठीक है ना। और बोमन संपुट वाला पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, और फिर ये समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है, दूरस्थ होती है, वो मध्यांश में होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये घटनाक्रम जो पूरा कहानी होती है कंसंट्रेशन की, वो दो चीजों से होती है। इंपॉर्टेंटली हेनले का लूप और वासा रेक्टा, इनको समझना पड़ेगा आपको। तो इनको समझने के लिए क्या है, वो डायग्राम मैं इस प्रकार बनाता हूं एक बार आपके सामने, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से बनाता हूं आपके सामने में, इस प्रकार से बनाता हूं आपके सामने, देखिए इधर। तो आपने देखा होगा कि यहां से ब्लड वेसल्स चलती हैं यूं, इस प्रकार से चल रही है ब्लड वेसल्स यूं, ये ब्लड वेसल्स चलती हैं यूं इस तरह से। तो ये ब्लड वेसल्स चल रही है ना, इन्हीं को हम वासा रेक्टा कहते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था अभिवाही धमनिका, धमनिका यहां से आती है और अपवाही निकलती है। तो वो अपवाही जब इसको टच करती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। तो हेनले के लूप में तो इस प्रकार से और वासा रेक्टा में इस प्रकार से मूवमेंट होता है। इस डायग्राम में बता दूंगा आपको मैं अभी कि किस प्रकार से। तो देखिए जैसे यहां से आई एक रक्त वाहिनी, यहां से बाहर निकली एक रक्त वाहिनी, समझ में आ गई बात। ये अपवाही है, ये अभिवाही है, एफरेंट और इफरेंट। जब ये यहां जाती है इस प्रकार से, तो इस प्रकार का मूवमेंट इसमें होता है, देखो इस तरह से ये जा रही है इस प्रकार से यूं, ठीक है ना। देखो इधर ये निकल गई यूं, ये चले गई यूं। ब्लड का सर्कुलेशन देख लीजिए आप, देख लीजिए ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है भैया जी, ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, देख लीजिए इधर ये ब्लड का सर्कुलेशन कर रहा है, दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। और दूसरी तरफ अगर मैं आपसे बात करूं ये ब्लैक कलर में, और ये सर्कुलेशन किसका चल रहा है, ये फिल्ट्रेट का चल रहा है। ये किसका चल रहा है, फिल्ट्रेट का चल रहा है। तो रेड कलर से मैंने फिल्ट्रेट का सर्कुलेशन बताया है, ब्लैक कलर से मैंने ब्लड का सर्कुलेशन बताया है। तो ये तो हो गया फिल्ट्रेट का सर्कुलेशन, किसका, फिल्ट्रेट का सर्कुलेशन। और ये जो ब्लैक कलर में बताया वो क्या है, ये ब्लड का सर्कुलेशन है, किसका, ब्लड का सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। ये होती है वॉसा रेक्टा, क्या होती है, वॉसा रेक्टर। ये होता है हेनलेज लूप, सब लोग जानते हो इस बात को, जानते हो ना। ये समीपस्थ है, प्रॉक्सिमल है, ये हेनलेज लूप है, डिस्टिल्ड है। तो हेनले के लूप में और वासा रेक्टा के बीच में एक एंटी पैरेलल व्यवस्था बन जाती है, एक प्रतिधारा, उल्टा काम हो रहा है। देखो इसमें अगर सर्कुलेशन यूं हो रहा है तो इसमें यूं हो रहा है। इसी एंटी पैरेलल सर्कुलेशन की वजह से जो फिल्ट्रेट अंदर है उसकी सांद्रता में चेंज आता है। जो सांद्रता शुरू शुरू में यहां पर 300 ऑस्मोल थी, यहां पर सांद्रता कम थी, प्रति लीटर थी, वो सांद्रता धीरे धीरे करके बढ़ते हुए 400, फिर 600 और फाइनली 1200 ऑस्मोल हो जाती है। तो जो शुरू शुरू के अंदर कॉर्टेक्स के पार्ट में 300 ऑस्मोल प्रति लीटर सांद्रता होती थी, उस सांद्रता में वृद्धि हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहां से वाटर को एब्सॉर्ब तेजी से किया जा रहा है, समझ में आ गई। वाटर को एब्सॉर्ब किया जा रहा है, तेजी से किया जा रहा है, इसलिए 300 ऑस्मोल से वो 400, 600, 1200 होता चला गया, और फिर 1200 का फिर घटेगा, 800, 400, 300 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये समीपस्थ और दूरस्थ के अंदर से 300, 400, 500 के रेंज में रहती है, जबकि हेनले के लूप के अंदर सांद्रता बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर का री एब्जॉर्प्शन प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इस प्रकार ये निश्चंद सांद्रित होता है, और इसको सांद्रित करने में दो इंपॉर्टेंट चीजें भाग लेती हैं, हेनले का लूप और वासा रेक्टा, यानी रक्त वाहिनियां जो अभिवाही से निकल करके और चली जा रही हैं। समझ में आ गई बात, नहीं आई। अब इतना सा ही पढ़ना है हमको इसके अंदर कि निश्चंद को सांद्रित करने की क्रियाविधि ने मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट में क्या हुआ कि शुरू शुरू में वल्कोट यानी कॉर्टेक्स भाग में जो पार्ट होता है उसकी सांद्रता कम होती है, 300 ऑस्मोल प्रति लीटर होती है, जो धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है, क्योंकि यहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। इस प्रकार से इधर भी होता चला जा रहा है। इस वजह से पानी खींच रहा है, मिनरल्स रह रहे हैं, ऐसी कंडीशन में सांद्रता बढ़ती हुई चली जाती है। जो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में 300 थी, जो शुरुआत में हेनले के लूप के अंदर जो मेडुला में होता है उसमें 1200 होती है। आगे समझ में आपको बात नहीं आई, ठीक है ना। तो ये होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, यानी मूत्र पतला और गाढ़ा क्यों होता है। तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा
कि किस प्रकार से ये होता है। इतना से इसके अंदर पढ़ना है आपको। देखिए इधर तो जो टॉपिक चल रहा है अपना, वृक्क क्रियाओं का नियमन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस की, कि वृक्क जो होता है, किडनी जो होती है, वो किस प्रकार अपने आप को रेगुलेट करती है, किस प्रकार ये सारा कार्य होता है। जो हमने बताया था कि जो मूत्र की तरलता होती है, लिक्विडिटी होती है, जो उसका डायलिसिस होता है या उसका जो कंसंट्रेशन होता है, उसका जो गाढ़ापन होता है, वो क्यों और कैसे होता है। इससे पहले आपने टॉपिक पढ़ा था तो सिर्फ इतना सा पढ़ा था कि किस प्रकार वाटर एब्जॉर्ब होता है, किस प्रकार मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं, पर क्यों होते हैं, कौन करता है इसको रेगुलेट, किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट कौन करता है, वो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं। कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए, लेकिन आपको बताने के लिए मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आराम से। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, वृक्क क्रियाओं का नियंत्रण। देखिए वृक्क क्रियाओं का अगर नियंत्रण करना है तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होता है JGA। JGA शब्द आपने सुना होगा, जकस्टा, जकस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, एपरेटस, जकस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो होता है, वो जकस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस इस पूरी प्रक्रिया को करता है। कब करता है वो समझना होगा, जब तरलता बढ़ जाती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, पानी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है, जो हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है उसके अंदर जब वाटर बढ़ जाता है, पानी जब इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जकस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस अपना काम करता है। उस पानी के ज्यादा होने पर, सीधी सी बात है, पानी बॉडी में ज्यादा हो गया तो मूत्र भी ज्यादा जाएंगे, तो जब पानी ज्यादा हो जाता है, वाटर इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, यानी जो परासरण ग्राही होते हैं, वो परासरण ग्राही सक्रिय हो जाते हैं। अरे आप सभी लोग जानते हो परासरण की क्रिया को, आपको सबको पता है कि जहां पानी ज्यादा होगा ना तो वो कम की ओर मूव करेगा, हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही बॉडी के फ्लूइड में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वैसे ही बॉडी के अंदर मौजूद परासरण ग्राही ऑस्मो रेगुलेटर सक्रिय हो जाते हैं, और जैसे ही वो सक्रिय होते हैं तो एक हार्मोन निकलता है, ADH और वैसोप्रेसिन, जो आप पढ़ के आ चुके हो हार्मोन वाले चैप्टर में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन, याद करो, ठीक है ना। इन बातों को छोड़ो, इधर क्या लिखा हुआ है, इधर देखिए। सबसे पहले क्या हुआ, वाटर के अंदर वाटर की लिक्विडिटी बढ़ गई, ज्यादा मात्रा में पानी हो गया, तरलता बढ़ गई, और जैसे ही तरलता बढ़ती है तो तरलता बढ़ते ही जकस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो वृक्क नलिकाओं में होता है, जो ग्लोमेरुलर वाला पार्ट होता है, वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने से परासरण ग्राही यानी ऑस्मो रेगुलेटर सक्रिय हो जाते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर जैसे सक्रिय होते हैं, वैसे ही हमारे हाइपोथैलेमस से, आपको पता होगा न्यूरो हाइपोफाइसिस रीजन से, जो ADH और वैसोप्रेसिन रिलीज करना शुरू हो जाता है, पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस से एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इनका काम क्या होता है, जैसे ही निकलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये वाटर का एब्जॉर्बेशन बढ़ा देते हैं, यानी पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। और जब कोई सी में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो मूत्र गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूत्र यानी कि यूरिन जो होगा वो कैसा हो जाएगा भैया जी, कंसंट्रेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। आई समझ में आपको बात नहीं आई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे ही पानी बढ़ गया बॉडी के अंदर, जकस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एक्टिव हो गया। जैसे ही एक्टिव हो गया, वाटर इन तो एक्टिव हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि वाटर इंक्रीज हो गया। वाटर इंक्रीज हो गया, एक्टिव हो गया, तो क्या हो गया, ऑस्मो रेगुलेटर्स एक्टिव हो गए। ऑस्मो रेगुलेटर एक्टिव होने से क्या फर्क पड़ गया, ऑस्मो रेगुलेटर एक्टिव हो गए तो परासरण सक्रिय हो गए, तो उन्होंने ADH को निकलवाना शुरू किया। और जैसे ADH और वैसोप्रेसिन निकला, ठीक है, ADH और वैसोप्रेसिन निकला, उसने उस तरल में से पानी को खींचना शुरू कर दिया। और जैसे ही पानी को खींचा, एब्जॉर्ब किया, मूत्र गाढ़ा हो गया, यूरिन गाढ़ा हो गया। आगे समझ में आपको बात नहीं आई, ठीक है ना। और जैसे ही मूत्र गाढ़ा हो गया, ये परासरण ग्राही अब अक्रिय हो गए, इनएक्टिव हो गए, ठीक है ना। और इनसे कहा भाई आप रुक जाइए, अब मत निकलिए, काम खत्म हो गया ना भाई। इसको क्या काम करना था, पानी को खींचना था, पानी खींच लिया, पानी खींच लिया तो वापस से क्या हो गया, ये अक्रिय हो गए, स्टॉप हो गई क्रिया, यानी कि ADH अपनी जगह पर आ गया, ठीक है ना। ये सब कैसे होता है वो हम समझते हैं। उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसे देखना पड़ेगा कि देखिए एक्चुअल में ADH और वैसोप्रेसिन जो होते हैं ना,
एडीएच और वैसोप्रेसिन जो होते हैं, ये जो ब्लड वेसल्स के संकीर्णक होते हैं, उन्हें कंसंट्रेट करते हैं, पिचका देते हैं, उनको संकुचित कर देते हैं। एडीएच का काम क्या होता है, वो जो रक्त वाहिनी होती है उनको संकुचित करता है, उनको उनको दबा देता है, ठीक है ना। और दबाने से क्या होता है, किसी चीज को आप ब्लड की वाहिका को दबा दोगे तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा ना इसके ऊपर, खड़े बढ़ जाएगा। अरे कोई नली में पानी जा रहा है, उसको दबा दिया आपने तो प्रेशर बढ़ गया। तो जैसे ही एडीएच निकलता है, रक्त वाहिनियों का संकीर्णन हो जाता है, संकीर्णन होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, वीपी बढ़ जाता है, और वीपी बढ़ता है तो जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट्स याद करो, जो जो ब्लड आता है उसके छन्ने की दर बढ़ जाती है, और जैसे ही छन्ने की दर बढ़ जाती है तो पानी ज्यादा आ जाता है। ऐसे समझ लीजिए इसको, देख लीजिए इधर, देखिए इधर, देखिए यहां से आ रहा है, ठीक है ना, यहां से जा रहा है। तो जैसे यहां पर जीएफआर बढ़ेगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, भाई फिल्ट्रेशन बढ़ गया, रेट बढ़ गई, तो यहां पर पानी ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही पानी ज्यादा आ जाएगा इस जगह पर, जीएफआर कम हो जाएगी। अरे भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ी, उसने फिल्टर ज्यादा जल्दी किया, जल्दी किया तो पानी आ गया, पानी ज्यादा आ गया तो काम खत्म हो गया। अरे आपने छलनी में पानी उड़ेला तो तेजी से पानी निकल रहा है, अब पानी खत्म हो गया हमारे पास में तो उड़ेलेंगे क्या, इसलिए जीएफआर गिर जाती है। तो यूं समझ लो इसको कि, और जीएफआर जब गिर जाएगी तो सिंपल बात है, जब जीएफआर अधिक होती है तो वीपी क्या होता है, अधिक होता है, जब जीएफआर कम होती है तो वीपी कम होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब जीएफआर में कमी आती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कमी आती है, तो बीपी भी कम होता है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो जकस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं, ये वाली सेल्स जो होती हैं, आपको सिर्फ छोटी सी समझनी है, ये रेनिन निकालती हैं। क्या निकालती है, रेनिन। रेनिन वैसे एक एंजाइम होता है, लेकिन यहां पर रेनिन हार्मोन्स के रूप में पढ़ रहे हैं। दोबारा समझ लीजिए इस चीज को, सिंपल सी बात है कि होता क्या है एक्चुअल में, यूं समझ लो आप तो इस चीज को कि जीएफआर में कमी आ गई, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इसको भी छोड़ दीजिए, यहां से समझने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है ना। देखिए हम ये समझते हैं जीएफआर कम हो गया, जीएफआर यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया। कम क्यों हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पानी यहां पर ज्यादा आ चुका है। जब ये कम हो गया यानी पानी ज्यादा आ चुका है, ऐसी कंडीशन के अंदर ब्लड प्रेशर भी डाउन हो गया, बीपी कम हो गया, क्योंकि पानी है ही नहीं, ठीक है ना। उस स्थिति में यहां से रेनिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, और ये रेनिन रक्त में मौजूद, ये रक्त यहां पर ब्लड में, इसमें होता है एंजियोटेंसिनोजन। क्या नाम होता है, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन नाम का जो एक मेटेरियल होता है, एक पदार्थ होता है, वो अक्रिय होता है। नोजन जब जब लग जाए, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं, वो अक्रिय होगा। तो जो ये रेनिन निकलता है, ये इस एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिव कर देगा, सक्रिय कर देगा, और उसे एंजियोटेंसिन में बदल देगा। किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकंड में बदल देगा, एक्टिव कर देगा, इसको सक्रिय कर देगा। तो अगर जीएफआर गिर गई, पानी ज्यादा हो गया, बीपी कम हो गया, हमारे बॉडी में बीपी कम हो गया, पानी ज्यादा हो गया, तो जेजीए सेल्स एक्टिव होकर के रेनिन नाम का हार्मोन निकालेंगी। ये रेनिन रक्त में मौजूद एंजियोटेंसिनोजन अक्रिय को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकंड सक्रिय में बदल देगा। और जब ये इसको सक्रिय में बदल देगा, तो ये एंजियोटेंसिन जो सेकंड होता है ना, ये एक वाहिका संकीर्णक है। अरे भाई जीएफआर कब गिरी, जब वाहिका फैली हुई है, पानी नहीं है, तो इसको संकीर्णित कर देंगी। तो ये सेकंड क्या है, संकीर्णक है। और जब ये संकीर्णित हो जाएगा, संकीर्णित होते बीपी बढ़ जाएगा ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये ब्लड प्रेशर को एडजस्ट करती रहती है। पानी को, पानी जब ज्यादा हो गया था तो ये काम हुआ था, तो उस पानी को रोकना है हमको, ज्यादा हो गया, अब उसको गिराना है। तो ऐसी स्थिति में ये होता है। इस पूरे प्रोसेस को रेनिन एंजियोटेंसिनोजन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेनिन निकला तो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन बदल दिया, एंजियोटेंसिन ने रक्त वाहिनियों को संकीर्णित कर दिया। और अगर रक्त वाहिनियां संकीर्णित हो गई तो फिर ऐसी स्थिति में पानी का एब्जॉर्बिशन फिर से बढ़ने लग जाता है, क्योंकि पानी ऑलरेडी आ चुका है, उसको वापस खींचना है। तो उसको वापस कब खींचेंगे, जब एंजियोटेंसिन सेकंड बन जाएगा, ठीक है ना। आराम से पढ़ोगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। भाई देखो ऐसे समझ लीजिए कि हमारे किडनी ने फिल्टर कर दिया पूरे पानी को, अब पानी चला गया, पानी बॉडी में है ही नहीं, अब क्या करें।
पानी को वापस से खींचना है ना, कैसे खींचेंगे? ऐसे खींचेंगे। जब पानी चला जाएगा तो ये जे क्या निकालेंगे? रेनिन। रेनिन क्या करेगा? रक्त में मौजूद एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन से एक्ट कर देगा। ये क्या करेगा? रक्त वाहिनी को सिकोड़ देगा। सिकोड़ देगा तो एडीएच निकलेगा। एडीएच निकलेगा, पानी को खींच लेगा। समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? पानी को खींच लेगा। इस तरह से मतलब एडजस्टमेंट होता है, ब्रक क्रियाओं का नियमन। ऐसा नहीं कि ज्यादा पानी निकल गया, नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना? तो नियमन का मतलब होता है अगर ज्यादा पानी है तो निकलना चाहिए, कम है तो खींचना चाहिए। तो इन सबको करने के लिए रेनिन एंजियोटेंसिनोजन होता है। अच्छा, इनको कंट्रोल करने के लिए होता है एएनएफ, एट्रियल न्यूरोटिक फैक्टर। एट्रियल न्यूट्रिक फैक्टर, एट्रियल एट्रियल न्यूट्रिक फैक्टर, ये हार्ट से निकलता है। हार्ट हार्ट और इसका काम इसके विपरीत होता है, यानी कि इन पे अपना कंट्रोल करता है। जब ये ज्यादा होने लग जाता है, इसको रोकना भी तो पड़ेगा, तो ये निकल करके इसको रोकने का काम करते हैं। स्टॉप दैट, भाई अपना काम हो चुका है, अब आप इसको बंद कर दीजिए। तो कहने का सीधा मतलब होता है रेनिन, एंजियोटेंसिन और एएनएफ मिल करके, और इसमें इन सबको कौन करता है? जेजीए, ठीक है ना? मिल करके वृक्क क्रिया को रेगुलेट करते हैं। वृक्क की तरलता और मूत्र की तरलता और मूत्र की सांद्रता को कंट्रोल करते हैं। ये इसका मैकेनिज्म होगा। दो टॉपिक और हैं जिनको हम कल नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे। ध्यान से पढ़ना इसको, 2-3 बार पढ़ना इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स मैंने भेज दिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। जो आपका रिमेनिंग रह गया हो पहले उसको नोट कर लेना, और उसके बाद में पाचन को नोट कर लेना। कल ये भी पूरा हो जाएगा। फिर हमारे 2 चैप्टर रहेंगे, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, जो हम अगले वीडियोज में बात करेंगे। और उसके बाद जल्दी ही आपको अगले वीक के बाद में नेक्स्ट निश्चित रूप से 12 शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।